हेलो गाइस। अपन ने एनबीएफसी का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। पिछले 2 वीडियोस में अपन एनबीएफसी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पहले तो अपन ने डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था कि उसकी डेफिनेशन क्या है आरबीआई एक्ट में। फिर अपन ने पावर्स के बारे में पढ़ा था आरबीआई की, जो एनबीएफसी के रिलेशन में आरबीआई के पास पावर्स हैं वो। अभी कुछ और पावर्स को अपन को पढ़ना बाकी है, तो इस वीडियो में भी अपन पावर्स को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो पावर ऑफ द बैंक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनबीएफसी एज टू डिपॉजिट्स एंड टू गिव डायरेक्शंस। मतलब आरबीआई की पावर है या आरबीआई के पास पावर है कि वो एनबीएफसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है किस चीज़ के बारे में, अबाउट द डिपॉजिट्स कि कितने डिपॉजिट्स हुए, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड द पावर टू गिव डायरेक्शंस। एंड उसके रिगार्डिंग में आरबीआई चाहे तो एनबीएफसीज को डायरेक्शंस भी दे सकता है। सेक्शन 45K of the Reserve Bank of India Act 1934 provides that the Reserve Bank may at any time direct that every non-banking institution, that is NBFC, shall furnish to the Reserve Bank in such form, at such intervals, and within such time, such statements, information, or particulars relating to or connected with the deposits, relating to or connecting with the deposits received by the non-banking institution, as may be specified by the Reserve Bank by general or special order। मतलब जो आरबीआई है वो एनबीएफसी से किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन मांग सकता है रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द डिपॉजिट्स दैट आर रिसीव्ड बाय द एनबीएफसी एज में बी स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक इन जनरल एंड द स्पेशल ऑर्डर। वो कोई भी ऑर्डर देकर एनबीएफसी को उनसे बोल सकता है कि आप मुझे इस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फर्निश करके दीजिए। The statements, information, or particulars to be furnished to the Reserve Bank may relate to all or any of the matters, namely the amount of the deposits, the purposes for which it has been obtained, the periods for which it has been made, and the rates of interest and other terms and conditions on which they are received। मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर आरबीआई आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। The Reserve Bank may, if it considers necessary in the public interest so to do, give directions to the non-banking institution either generally or to any non-banking institution or group of non-banking institutions in particular in respect of any matters relating to or connected with the receipt of deposits, including the rate of interest payable on such deposit and the period for which the deposit may be received। तो आरबीआई चाहे तो किसी स्पेसिफिक एनबीएफसी को या फिर ग्रुप, मतलब एक साथ एक ग्रुप में एनबीएफसीज को ये ऑर्डर दे सकता है कि आप हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करके दीजिए कि आपको कहाँ से डिपॉजिट मिला है, कितना मिला है, किस पर्पस के लिए मिला है, कितने टाइम पीरियड के लिए मिला है, और आप उस पर कितना इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहे हो। इफ़ एनी एनबीएफसी फेल्स, अगर कोई भी एनबीएफसी फेल हो जाती है टू कंप्लाई with any of the directions given by the Reserve Bank, the Reserve Bank may prohibit the acceptance of deposit by that NBFC। अगर कोई NBFC फेल हो जाती है in giving such information, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आरबीआई ने मांगी है अगर वो नहीं देती अबाउट द डिपॉजिट्स, तो फिर उनके ऊपर प्रोहिबिशन लग जाएगा कि वो किसी भी टाइप का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। Every non-banking institution receiving deposit shall, if so required by the Reserve Bank and within such time as the Reserve Bank may specify, cause to be sent at the cost of the non-banking institution a copy of its annual balance sheet and profit and loss account or other annual accounts to every person from whom the non-banking institution holds, as on the last day of the year to which the accounts relate, the deposits higher than such sum as may be specified by the Reserve Bank। मतलब अगर अगर एनबीएफसी ने, रिजर्व बैंक क्या करता है, हर एनबीएफसी को डायरेक्शंस देता है। आपको पता ही है कि रिजर्व बैंक का काम है, इट इज़ अ बैंकर ऑफ बैंक्स। तो बैंकर ऑफ बैंक्स जब आप कहते हो तो उसमें एनबीएफसीज भी आ जाती हैं जो भी फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड है। अब ऐसी एनबीएफसीज जिन्होंने डिपॉजिट्स लिए हुए हैं लोगों से, तो उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि उन्होंने पब्लिक मनी को एक्सेस किया है। नॉर्मली पब्लिक मनी को एक्सेस करना अलाउड नहीं होता एज़ पर चैप्टर 3। कुछ एनबीएफसीज होती हैं जिनको बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स के बाद ये परमिशन मिलती है कि आप पब्लिक एक्सेस कर सकते हो मनी का। जिन एनबीएफसीज ने लिया हुआ है पैसा पब्लिक से एज डिपॉजिट्स, आरबीआई चाहे तो उन एनबीएफसीज को बोल सकती है कि आप जितने भी डिपॉजिट होल्डर हैं आपके, मतलब जिन लोगों ने भी आपके यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करे हैं, उन लोगों को आप हर साल की जब भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है
आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजो, यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पूरा भेजो उनको, और इस पूरे हर चीज़ का मतलब कॉपीज़ होंगी उनकी, पोस्टेज होगा, सबका पैसा लगेगा। तो जो भी पैसा लगेगा वो एनबीएफसी को अपनी जेब से देना है, खुद खर्च करना है। और उन जितने भी डिपॉजिट होल्डर्स होंगे उन सबको ये एनुअल अकाउंट्स आपको भिजवाने पड़ेंगे, ताकि वो डिपॉजिट होल्डर्स आपकी परफॉर्मेंस को असेस कर पाएँ और जस्टिफाई कर पाएँ कि उन्होंने सही जगह डिपॉजिट किया है या नहीं। तो किन-किन डिपॉज़िट होल्डर्स को आप भेजोगे, तो उन्होंने इस चीज़ में कहा है, जैसे अगर आप 31 मार्च 2019 के एनुअल अकाउंट्स दे रहे हो, तो 31 मार्च 2019 के दिन जो-जो डिपॉज़िट होल्डर्स होंगे आपके, यानी जहाँ जिन-जिन लोगों ने आपके यहाँ डिपॉज़िट किया होगा, तो उन पूरी लिस्ट में जो भी नाम होंगे उन सबको आपको एनुअल रिपोर्ट्स भेजनी पड़ेंगी। चलिए, ओके, ईज़ी था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। वो डिपॉज़िट्स के बारे में ही था कि अगर आपने डिपॉज़िट्स लिए हुए हैं, तो आपको आरबीआई को रेगुलर इंटरवल्स पे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपने कहाँ से डिपॉज़िट्स लिए और क्यों डिपॉज़िट्स लिए। चलिए आगे। पावर ऑफ द बैंक टू कॉल फॉर information from financial institutions or to give directions. Section 45L of the Reserve Bank of India Act 1934 states that if the Reserve Bank is satisfied for the purpose of enabling it to regulate the credit system of the country to its advantage, it is necessary so to do. It may require financial institutions, either generally or any group of financial institutions or financial institution in particular, to furnish, क्या furnish करना पड़ेगा, to the Reserve Bank in such form and at such intervals within such time, such statements, information or particulars relating to the business of such financial institution or institution as may be specified by the Reserve Bank by general or special order. इतनी सिंपल सी चीज़ को इतना घुमा फिरा के इतने लंबे सेंटेंस में लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है कि रिज़र्व बैंक जिनसे चाहे जो जो इन्फॉर्मेशन चाहे वो मंगवा सकता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि रिज़र्व बैंक चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर एनबीएफसी को या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की एनबीएफसी को, मतलब सेक्टर वाइज भी ये डिवाइड होती है ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल की होती है, कोई वर्किंग कैपिटल की होती है, तो सेक्टर वाइज एनबीएफसीज को भी ये ऑर्डर दे सकती है, या फिर सारी एनबीएफसीज को जनरल में भी एक ऑर्डर दे सकती है कि आप हमें अपने बिज़नेस के पर्टिकुलर्स के बारे में अपडेट करें, इन्फॉर्म करें कि आप अपना बिज़नेस किस तरीके से कैरी ऑन कर रहे हैं और प्रोग्रेस क्या रही है आपकी। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो भी उस ऑर्डर में लिखा रहेगा वो आपको रिजर्व बैंक को फर्निश करके देना है। Given to such institutions, either generally or any such institution in particular, directions relating to the conduct of business by them or by its financial institution or institutions। वही है कि जो भी उनको directions दिए होंगे कि business इस तरीके से conduct करना है, तो आपने उसके ऊपर क्या काम किया, कहाँ तक आप पहुँचे, आपकी progress क्या रही है, इस सब की रिपोर्ट आपको पहुँचानी पड़ेगी रिजर्व बैंक के पास। The statements, information, or particulars to be furnished by a financial institution to the Reserve Bank may relate to all or any of the following matters. Kin matters पे, namely the paid up capital, reserves or other liabilities, the investments whether in government securities or otherwise, the persons to whom and the purposes, periods for which the finance is provided, and terms and conditions including the rate of interest on which it is provided। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आरबीआई को देनी पड़ सकती है। आपका पेड अप कैपिटल कितना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो कहाँ-कहाँ पर किए हैं, उनमें से कितने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे के किए हुए हैं और कौन से बाकी हैं, किन-किन लोगों को आपने जो है वो लोन्स दिए हुए हैं, किस पर्पस के लिए दिए हुए हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। इन इशूइंग डायरेक्शंस टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द रिजर्व बैंक शैल हैव ड्यू रिगार्ड to the conditions in which the object and the objects for which the institution has been established. Its statutory responsibilities, if any, and the effect of the business of such financial institution is likely to have on the trends in the money and capital market। तो ये जो डायरेक्शंस देगा रिजर्व बैंक किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो वो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीशंस ये डायरेक्शंस देगा, मतलब रिजर्व बैंक को भी एनबीएफसी को डायरेक्शंस देने से पहले सोचना पड़ेगा कि वो उनको किन किन चीज़ों के लिए डायरेक्शंस देना चाहता है। तो वो उन चीज़ों के लिए उनको डायरेक्शंस देगा जिसमें कि देखा जाएगा कि जो एनबीएफसी इस्टेब्लिश हुई है वो कौन से स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर इस्टेब्लिश हुई, क्या उनके फॉर्मेशन के टर्म्स थे, मेमोरेंडम एसोसिएशन में क्या-क्या लिखा हुआ है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो जो है इनको डायरेक्शंस दे सकता है।
ड्यूटी ऑफ द एनबीएफसी टू फर्निश द स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द रिजर्व बैंक। अब ऊपर अपन ने पढ़ा कि रिजर्व बैंक के पास पावर है कि वो इनसे स्टेटमेंट्स बुलवा सकता है। तो अब अपन पढ़ेंगे कि एनबीएफसी की ड्यूटी क्या होती है अगर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई जाती है तो। सेक्शन 45M of the Reserve Bank of India Act 1934 provides that it shall be the duty of, ये और नहीं होगा, of every non-banking institution to furnish the statements, information or particulars called for and to comply with any directions given to it under the provisions of this chapter। तो ये हर एनबीएफसी की ड्यूटी रहेगी कि उनको आरबीआई ने जो भी उनसे मंगवाया है, जो भी डायरेक्शंस मंगवाए हैं, ये हर एनबीएफसी की ड्यूटी रहेगी कि वो उनको ये डायरेक्शन, उनके डायरेक्शंस पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनको फर्निश करे। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑडिटर। अब अपन ऑडिटर्स की ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी आप लोग CA CS जो भी ऑडिट के लिए जाएगा इनके पास, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सेक्शन 45MA जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का, जो कि ऑडिटर्स के पावर्स के बारे में बोलता है। It provides that it shall be the duty of an auditor of an NBFC to inquire, क्या क्या उसको inquire करना पड़ेगा, whether or not the NBFC has furnished to the bank such statements, information or particulars relating to or connected with the deposits received by it as required to be furnished under this chapter। ऊपर अपन ने पढ़ा था कि डिपॉजिट्स के बारे में आरबीआई आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, तो ये ऑडिटर का काम है चेक करना कि क्या एनबीएफसी ने आरबीआई को वो इन्फॉर्मेशन दी भी है या नहीं। And the auditor shall, except where he is satisfied on such inquiry that the banking institution has furnished such statements, information or particulars, make a report to the bank giving the aggregate amount of such deposits held by the non-banking financial institution। अगर आपने वो information नहीं दी होगी तो auditor खुद से पता लगाएगा कि आपने आपके पास कितने डिपॉजिट्स हैं, कहाँ कहाँ से लिए हुए हैं, किस टाइम पीरियड के हैं, कितना आप उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो और किन पर्पसेस के लिए आपने वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे हैं। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट अगर आप नहीं देंगे तो फिर ऑडिटर जो है वो रिजर्व बैंक को दे देगा। The Reserve Bank, on being satisfied that it is necessary so to do in the public interest or in the interest of the depositors or for the purpose of proper assessment of the books of accounts, issue the directions to any NBFC or class of NBFCs or non-banking financial companies or any other financial companies generally, or to the auditors of such NBFC or companies relating to balance sheet and profit and loss account, disclosure of liabilities in the books of accounts or any matter relating thereto। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए और ये देखने के लिए कि कहीं आपने कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं किया है, तो आरबीआई आपको यानी सारी की सारी एनबीएफसीज को और ऑडिटर्स को भी ये डायरेक्शंस देगा कि आप डिस्क्लोजर रिपोर्ट प्रिपेयर करो, जिसमें आपको सारे के सारे डिस्क्लोजर्स को बताना पड़ेगा कि आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, एसेट्स क्या हैं और आपने क्या किया क्या नहीं किया। ये सारे के सारे डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे। Where in the case of an NBFC the auditor has made or intends to make a report to the Reserve Bank under section 45MA1 above, he shall include in his report under the Companies Act the contents of the report which he has made or intends to make to the Reserve Bank। जहाँ पर भी ऑडिटर को एनबीएफसी जो एनबीएफसी का ऑडिटर है, जहाँ पर भी ऑडिटर को रिजर्व बैंक ने कोई रिपोर्ट के लिए कहा है, तो ऑडिटर जो है वो उस रिपोर्ट का एक एनेक्शर अपनी कंपनीज एक्ट की रिपोर्ट में भी इंक्लूड करेगा। कंपनीज एक्ट में भी ऑडिटर को रिपोर्ट देनी पड़ती है ना, तो उस रिपोर्ट के अंदर जो है उस कंपनीज एक्ट की रिपोर्ट में एज एन एनेक्शर ये जो ऑडिटर है एनबीएफसी का, ये आरबीआई वाली रिपोर्ट का भी एक एनेक्शर उसके अंदर लगाएगा। Where the Reserve Bank is of the opinion that it is necessary to do so in the public interest or in the interest of the NBFC or in the interest of the depositors of such company, it may at any time by an order direct that the special audit of the accounts of the NBFC in relation to such transaction or class of transactions or for such period or periods as may be specified in the order shall be conducted, and the RBI may appoint an auditor or auditors to conduct such special audit and direct the auditor or auditors to submit the report to it। मतलब अगर आरबीआई को लगता है किसी भी टाइम में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या फिर उन डिपॉजिटर्स के हित में या डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में अगर कोई ऑडिट आपका होना चाहिए, एनबीएफसी का एक स्पेशल ऑडिट होना चाहिए जिसमें सारी की सारी चीज़ों का खुलासा हो, तो आरबीआई ऐसे ऑडिट के लिए भी डायरेक्शंस दे सकता है। और जो ऑडिटर अपॉइंट होंगे ये ऑडिट करने के लिए,
वो भी रिजर्व बैंक ही अपॉइंट करेगा उन ऑडिटर्स को, और उन ऑडिटर्स को रिजर्व बैंक को टाइम टाइम पर जो है रिपोर्ट सबमिट करनी होगी. The remuneration of the auditors, as may be fixed by the Reserve Bank, having regard to the nature and the volume of the work involved in the audit, and the expenses or incidental to the audit, shall be borne by the non-banking finance company so audited. तो जो भी इसके ऊपर एक्सपेंसेस होंगे, जो भी खर्चा होगा, वो NBFC जो है वो पे करेगा ऑडिटर्स को, यानी जो भी रेम्यूनरेशन होगी वो NBFC पे करेगा ऑडिटर्स को. ओके. अब हम चलें पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑडिटर्स. तो जहाँ पर अगर रिजर्व बैंक ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है ऑडिट करने की, और अगर आपने उसको ठीक तरीके से नहीं निभाया या कुछ गड़बड़ कर दी, तो फिर रिजर्व बैंक के पास ये भी पावर है कि वो ऑडिटर्स के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 MAA ऑफ द RBI Act 1934, वेयर एनी ऑडिटर fails to comply with any of the direction given or order made by the Reserve Bank under Section 45 MA, the Reserve Bank may, if it is satisfied, remove or debar the auditor from exercising the duties as an auditor of any Reserve Bank of any of the Reserve Bank regulated entities for a maximum period of 3 years at a time. मतलब अगर आपने कोई गड़बड़ करी है या डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया, जो ऑर्डर में लिखा हुआ था वो चीज़ें आपने फॉलो नहीं करी, तो आपको डीबार कर दिया जाएगा. आप रिजर्व बैंक से रिलेटेड किसी भी एंटिटी का ऑडिट नहीं कर पाएंगे. कितने टाइम पीरियड तक? अप टू 3 years तक आप किसी भी रिजर्व बैंक से रिलेटेड एंटिटी का ऑडिट नहीं कर पाएंगे. मतलब आपको कोई बैंक ऑडिट नहीं मिलेगा, आपको कोई NBFC का ऑडिट नहीं मिलेगा, कोऑपरेटिव बैंक्स का ऑडिट नहीं मिलेगा. तो जो भी रिजर्व बैंक से रिलेटेड एंटिटीज़ होंगी उनमें से किसी का भी ऑडिट आपको नहीं मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. ओके. अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड एलिनेशन ऑफ एसेट्स. मतलब RBI के पास भी ये भी पावर है कि वो किसी NBFC को प्रोहिबिट कर सकता है कि अब आप कोई भी किसी भी तरीके के डिपॉजिट्स जो है वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे. तो सेक्शन 45 MAB of the Reserve Bank of India Act 1934, it provides that if any non-banking financial company violates the provisions of any sections or fails to comply with any direction or the order given by the bank under any of the provisions of this chapter 3B, the Reserve Bank may prohibit the non-banking finance company from accepting any deposits. Notwithstanding anything to the contrary contained in any agreement or instruments or any law for the time being in force, the Reserve Bank on being satisfied that it is necessary so to do in public interest or in the interest of the depositors, it may direct the non-banking finance companies against which an order prohibiting from accepting the deposits has been issued not to sell, transfer, create, charge, or mortgage or deal in any manner with its property and assets without prior written permission of the Reserve Bank for such period not exceeding 6 months from the date of the order. इसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिकली इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि रिज़र्व बैंक चाहे तो आपको रोक सकता है कि आप किसी भी तरीके के डिपॉजिट्स को अब एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि आपने चैप्टर 3B के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन किया है, या जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी वो आपने करी है. तो बेसिकली आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्टिंग ऑर्डर लग जाएगा कि आपको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि आप किसी भी तरीके के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. और अगर रिज़र्व बैंक को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में या जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट में कोई ऐसा ऑर्डर इशू किया जाना चाहिए कि आप एज एन NBFC अपने किसी भी एसेट को बेच नहीं सकते, उसके ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करवा सकते, उन एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उन एसेट्स को आप मॉर्टगेज नहीं कर सकते, आपको उनको फ्री होल्ड रखना पड़ेगा. यानी कल को अगर आप लिक्विडेशन में भी गए तो उन एसेट्स का सबसे पहले यूज़ किया जाएगा डिपॉजिट होल्डर्स को उनके डिपॉजिट वापस करने के लिए. तो रिज़र्व बैंक चाहे तो ऐसा ऑर्डर भी आपके लिए पास कर सकती है, बट इसमें एक लिमिटेशन है कि जब वो एलिनेशन ऑफ एसेट्स का ऑर्डर पास करेगी, यानी कि आप एलिनेशन ऑफ एसेट्स का मतलब कि आप अपने खुद के एसेट्स को छू नहीं सकते, जब वो एलिनेशन ऑफ एसेट्स का ऑर्डर पास करेगी तो वो 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा इनिशियली. ओके. उसके बाद है रेजोल्यूशन ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. सेक्शन 45 MABA
subsection 1 of the Reserve Bank of India Act 1934. It provides that without prejudice to any of the other provisions of the RBI Act or any other law for the time being in force, the Reserve Bank may, if it is satisfied upon an inspection of the books of a non-banking finance company, that it is in the public interest or in the interest of the financial stability, so to do for enabling the continuance of the activities critical to the functioning of the financial system, frame schemes which may provide for any one or more of the following, namely amalgamation with any other NBFC, reconstruction of the NBFC, और splitting the non-banking finance company into different units और institutions। तो 3 चीज़ों की वो बात कर रहे हैं कि या तो amalgamate हो जाए या फिर reconstruct हो जाए। reconstruction का मतलब होता है जब आप अपने assets को वापस एक तरीके से वैल्यू करने की कोशिश करते हो, assets के internal structure में कोई changes आप करते हो assets और liabilities के, तो उसको restructuring कहा जाता है। स्प्लिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टू डिफरेंट यूनिट्स और इंस्टीट्यूशंस, यानी आप एक एनबीएफसी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो। investing viable and non-viable business in separate units or institutions to preserve the continuity of the activities of that NBFC that are critical to the functioning of the financial system, and for such purpose establish institutions called the bridge institutions। तो एक तरीके से वो एनबीएफसी को सेपरेट कर देंगे इनटू 2 कैटेगरीज, जिसमें होगा एक वायबल बिजनेस और एक नॉन वायबल बिजनेस। वायबल बिजनेस मतलब ऐसा बिजनेस जो आगे उसको बढ़ाया जा सकता है। नॉन वायबल बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसको आप नॉर्मली कैरी आउट कर सकते हो, बट उसमें से ज़्यादा कुछ प्रॉफिट्स आपको मिलते नहीं हैं। ठीक है, और वो उन एक्टिविटीज़ की को प्रिजर्व करेंगे जो कि क्रिटिकल है फंक्शनिंग के लिए फाइनेंशियल सिस्टम के। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो जो क्रिटिकल होते हैं उनको ब्रिज इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन ब्रिज इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब होगा? दे मीन टेम्पररी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दैट आर मेड अंडर द स्कीम रेफर टू इन दिस सबसेक्शन टू प्रिजर्व द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द एनबीएफसी दैट आर क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो बेसिकली ये जो वो स्कीम लेकर आए हैं वो किस लिए लेकर आए हैं? ताकि वो आपकी एनबीएफसी को रिवाइव कर सके या उसकी लाइफ को कंटिन्यू कर पाए। अगर आप डेड एंड तक पहुंचने लगे हो और आपको लगता है कि कोई अब सहारा बचा नहीं है, तो रिजर्व बैंक क्या करेगी? या तो वो आपकी एनबीएफसी को किसी के साथ अमालगमेट कर देगी। अमालगमेट करने के बाद आपकी पोजीशन थोड़ी सुधारी जा सकती है, या फिर वो आपकी एनबीएफसी को रिकंस्ट्रक्ट कर देगी, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इंटरनल चेंजेस करवा देगी ताकि आपकी जो कंपनी है उसको थोड़ा उभारा जा सके। या फिर वो आपकी एनबीएफसी को स्प्लिट कर देगी 2-3 पार्ट्स में। एक पार्ट हो जाएगा वायबल बिजनेस, एक नॉन वायबल बिजनेस, और जो वायबल बिजनेस रहेगा उसके लिए कंटिन्यूटी प्लान्स बनाए जाएंगे। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ब्रिज इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है, जिनकी मदद लेकर कंटिन्यूटी प्लान्स बनाकर वायबल बिजनेसेस को एक लिमिट के लिए आगे चलाने की कोशिश करी जा सकती है। Section 45 MABA subsection 2 of the Reserve Bank of India Act 1934 states that without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the scheme referred to in section 45 MABA may provide for reduction of the pay and allowances of the chief executive officer, managing director, chairman or any other officer in the senior management ऑफ द एनबीएफसी। मतलब एज अ मेजर ऑफ सर्वाइवल वो क्या कर सकते हैं कि पे कट्स के लिए बोल सकते हैं, अलाउंसेस जो मिलते हैं उसके कट्स के लिए भी वो बोल सकते हैं। मतलब सैलरी काटी जाएगी, अलाउंसेस काटे जाएंगे, किन किन के? सीईओ, एमडी, चेयरमैन या और भी जो सीनियर मैनेजमेंट में लोग होंगे उनकी। कैंसलेशन ऑफ ऑल or some of the shares of the NBFC held by the chief executive officer, managing director, chairman or any other officer in the senior management of the NBFC or their relatives। तो जो इंटरनल मैनेजमेंट के पास शेयर्स होंगे कंपनी के, उनको भी उनसे वापस ले लिया जाएगा और हो सकता है बाहर के लोगों को इशू किया जाए, सो इन ऑर्डर टू रेज मनी। फिर सेल ऑफ एनी ऑफ द एसेट्स ऑफ द एनबीएफसी, तो किसी भी एसेट को बेचा भी जा सकता है अगर रिजर्व बैंक कहे तो। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा कि एनबीएफसी के सर्वाइवल के लिए वो कोई स्कीम बनवा सकते हैं जिसके तहत या तो वो एनबीएफसी को किसी और के साथ अमालगमेट करा देंगे, पहली बात, या तो फिर वो एनबीएफसी को पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्ट करा देंगे, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इंटरनल चेंजेस लेकर आएंगे, या फिर वो एनबीएफसी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे या तोड़ देंगे, जिसको वो वायबल पार्ट को सेपरेट कर देंगे यानी जो आगे चलाया जा सकता है, और नॉन वायबल पार्ट को भी सेपरेट कर देंगे यानी जिसको आप रोक सकते हो। जो एसेंशियल पार्ट्स नहीं है बेसिकली वो नॉन वायबल पार्ट्स कहलाते हैं। फिर आप वायबल पार्ट को रिवाइव करने के लिए क्या क्या कर सकते हो? आप ब्रिज इंस्टीट्यूशंस की तरह
किसी का सहारा ले सकते हो, तो उन्हें ब्रिज इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। और सर्वाइवल के लिए आप पे कट्स को अनाउंस कर सकते हो, जो इंटरनल शेयर्स है उनसे उनको वापस लेकर पब्लिक को इशू कर सकते हो। तो एक तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर हम आए पावर ऑफ द रिजर्व बैंक टू फाइल अप द वाइंडिंग पिटिशन। अगर आपकी एनबीएफसी बहुत ही बुरी हालत में पहुंच चुकी है, तो उसके बाद आपके पास सिर्फ वाइंडिंग अप का ही एक प्रोविजन बचता है कि आप अपनी एनबीएफसी को वाइंड अप करा लो। तो उसके लिए रिजर्व बैंक क्या करेगी, तो वो अपन को इसके अंदर पढ़ना है। According to Section 45 MC of the Reserve Bank of India Act 1934, the Reserve Bank, on being satisfied that the non-banking financial company is unable to pay its debt, मतलब वो अपने debts नहीं pay कर पा रही, और has by virtue of the provisions of Section 45 IA has become disqualified to carry on the business of an NBFC। मतलब 45 IA के तहत जो qualification डाली थी वो satisfy नहीं कर पा रहा, और has been prohibited by the Reserve Bank from receiving deposit by an order, or such order has been in force for a period of not less than 3 months। या फिर आरबीआई ने कोई ऑर्डर दिया हुआ है कि जिसमें आप डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, और ये जो डिपॉजिट्स है वो 3 महीने से ज़्यादा तक अभी, और ये जो ऑर्डर है वो अभी 3 महीने से ज़्यादा तक फोर्स में रहेगा। or the continuance of the NBFC is detrimental to the public interest or to the interest of the depositors of the company। और अगर हमने इस NBFC को कंटिन्यू करने दिया, तो इसका कंटिन्यू करना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल है, यानी इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। और अगर इसने कंटिन्यू किया तो पब्लिक को बहुत नुकसान पहुंच जाएगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए इस एनबीएफसी को क्लोज करना ज़रूरी है। अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बिकॉज सबके बीच में और लगा हुआ है, तो फिर आरबीआई जो है इस कंपनी को वाइंड अप करने की कोशिश करेगा। वाइंड अप करने के लिए वो क्या करेगा, इट मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ सच एनबीएफसी अंडर द कंपनीज एक्ट। आपको पता ही है कंपनीज एक्ट के अंदर दो टाइप के वाइंडिंग अप होते हैं, एक होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, एक होता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में आप खुद अपनी वाइंडिंग अप की जो पिटिशन है वो डालते हो, और कंपल्सरी वाइंडिंग अप में किसी और के कंप्लेंट के थ्रू कोर्ट आपकी कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर देती है। A non-banking finance company shall be deemed to be unable to pay its debt if it has refused or has failed to meet within 5 working days any lawful demand that is made at any of its offices or branches, and the bank certifies in writing that such company is unable to pay its debts। मतलब कब माना जाएगा कि एनबीएफसी अनेबल टू पे इट्स डेट्स है, मतलब कब माना जाएगा कि एनबीएफसी अपने डेट्स को नहीं ऑनर कर पाएगी या नहीं पे कर पाएगी, जब 5 दिन के अंदर अंदर उनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना आए, तब मान लिया जाएगा कि जो एनबीएफसी है वो अनेबल टू पे इट्स डेट्स है। मतलब उनसे कोई डिमांड करी गई है कि आप ये डेट जो है अपने डिस्चार्ज कर दीजिए, पे ऑफ कर दीजिए, और 5 दिन हो चुके हैं उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उन केसेस में माना जाएगा कि जो एनबीएफसी है दैट इट इज़ अनेबल टू पे इट्स डेट्स। A copy of every application that is made by the Reserve Bank shall be sent to the registrar of the companies। जो भी एप्लीकेशन होगी जो आरबीआई डालेगा फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द एनबीएफसी, तो वो सारी की सारी एप्लीकेशन की कॉपीज़ जो हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएगी। ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी शैल अप्लाई टू द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द बैंक अंडर दिस प्रोविजंस। तो जो भी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के जो कि वाइंडिंग अप से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया ही कि दो टाइप का वाइंडिंग अप होता है, एक वॉलंटरी और एक कंपल्सरी। तो प्रॉबेबली इन वाले केसेस में जो है वो कंपल्सरी वाइंडिंग अप होगा, क्योंकि यहाँ पर एनबीएफसी खुद का पिटीशन फाइल नहीं कर रही, आरबीआई जो है वो एनबीएफसी के लिए पिटीशन फाइल कर रहा है। आरबीआई कोर्ट में जाके बोलेगा कि जो ये एनबीएफसी है इसके अगेंस्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर निकाला जाए, और जब कोर्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर देगी आपके लिए तो वो कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो जाएगा। फिर कोर्ट ही ऑफिशियल लिक्विडेटर वो करेगी, अपॉइंट करेगी, और वो ऑफिशियल लिक्विडेटर आकर पूरा का पूरा प्रोसेस कैरी आउट करेगा। ठीक है, समझ आया कि वाइंडिंग अप के केस में क्या होगा। तो जो भी कंपनीज के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं वाइंडिंग अप के केसेस में, वो सब यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। ओके, चलिए, तो अपन ने आज के जो वीडियो में है काफ़ी सारे जो पावर्स हैं वो कवर कर लिए हैं। अब अपने थोड़े से ही पावर्स बचे हैं, जैसे कि पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप कंपनीज, फिर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में अपन को पढ़ना है, एंड पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू एग्जेम्प्ट। सिर्फ 3 पावर्स और बची हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3B ऑफ द आरबीआई एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। मतलब चैप्टर 3B के अंदर जो भी लिखा हुआ है एनबीएफसी के बारे में वो फिर अपन को पढ़ना है। ठीक है,
तो आप अभी इस वीडियो के एंड के बाद ये वाली सारी पावर्स को आप रिवाइज कर लें। काफ़ी इजी है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। लैंग्वेज को बस थोड़ा सा खींच कर और रिपीटेशंस डाल डाल कर थोड़ा लंबा कर दिया है, हालांकि इतना लंबा ये चैप्टर है नहीं। इट इज़ वेरी इजी, सो डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। इसको आप मॉड्यूल से पढ़ें। इंपॉर्टेंट लाइंस वैसे भी इसमें मार्कअप हो चुकी हैं, आप अपनी मॉड्यूल में भी मार्कअप कर लें और सिर्फ वही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो अंडरलाइंड है। ठीक है, चलिए, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ कवर दिस अप, एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझसे बिना हिचके पूछ ले। ओके।